हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो यार आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही पिद्दी सा छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडाइनमिक्स। ये केमिस्ट्री वाला थर्मोडाइनमिक्स नहीं है, पहले क्लियर कर दूं, ये फिजिक्स वाला थर्मोडाइनमिक्स है। पूरा नाम क्या है? केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो केटीजी मतलब होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं थर्मोडाइनमिक्स को। जस्ट वे थोड़ा गेट चिपका दूं। अच्छा, तो यार इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली थर्मोडाइनमिक्स को आप केमिस्ट्री वाले से कंपेयर मत करना। केमिस्ट्री में जो चीज आपने पढ़ी उसको साइड में रख दो, आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट करो। ये मत सोचना कि केमिस्ट्री में पढ़ा था तो यार इसमें पढ़ने की क्या जरूरत, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है भाई। काफी सारी चीजें हैं जो इसमें सेम है, सिमिलर हैं, लेकिन डिट्टो सेम नहीं है, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये केमिस्ट्री वाली थर्मोडाइनमिक्स नहीं है, फिजिक्स वाली थर्मोडाइनमिक्स आप पढ़ रहे हो, तो ज्यादा इसमें ध्यान न लगाना। सेकंड थिंग, इस चैप्टर में बहुत सारी फालतू की डेरिवेशंस हैं जो कि पेपर में भी नहीं पूछी जाती हैं, जो कि हमारे काम भी कभी भी नहीं आती हैं। इनफैक्ट आपके न्यूमेरिकल्स में भी, जो जेई में तो न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, है ना, तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स, वो जो डेरिवेशन है फर्जी हैं, सबको हटाओ। हम डेरिवेशंस नहीं, हम रिजल्ट बेस होकर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ऐसा होता है मतलब होता है, क्यों, क्या, किस लिए, काहे, फाड़ में जाए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो सारी चीजें हम इग्नोर मारेंगे। जेई और नीट के सिलेबस, देखो जेई के सिलेबस में जो कुछ है सब पढ़ाऊंगा, और जो जेई के सिलेबस में वही नीट के सिलेबस में भी है। बस फर्क इतना है, जेई में थोड़े से हाई फाई क्वेश्चंस आते हैं, और वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख ही लेंगे, जो भी हमारे लिए काम की चीजें होंगी। सेकंड थिंग, ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, चैप्टर आसान है। आप मेरे लेक्चर्स देखो, आपको मजा आएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कोई भी पुराना चैप्टर पता होना जरूरी नहीं है। अब कोई बोले कि सर हमने केमिस्ट्री की थर्मोडाइनमिक्स नहीं पढ़ी, तो हमें समझ आएगा? बिल्कुल आएगा समझ, मैं गारंटी ले रहा हूँ समझ में आएगा। तो आप उस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, और अब टाइम वेस्ट तो हम नहीं करते हैं, बिल्कुल फ्रेश तरीके से इस चैप्टर को स्टार्ट भी कर देते हैं। ठीक है। थोड़ा सा इसे नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ, चलो ठीक है। तो यार सबसे पहले तो एक चीज समझना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एजम्पशन करते हैं। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग एजम्पशन करते थे ना कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जी को हम नेग्लेक्ट कर देते थे, मतलब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जी को हम अप्रोक्सीमेटली 10 मानते थे या 9.8, हम उसकी वेरिएशंस पे ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, जैसे एयर रेजिस्टेंस वगैरह को इग्नोर मारो। और ये सारी चीजें हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते समय देखी थी। तो इस चैप्टर को भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ एजम्पशन है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये मैकेनिक्स नहीं है जिसको आप फील कर सको। ठीक है, मैकेनिक्स क्या थी कि मुझे समझ में आता था कि अगर पार्टिकल आगे जा रहा है तो पीछे फोर्स लगता है, फ्रिक्शन, वो सारी चीजें मुझे फील होती थी। ये मैकेनिक्स नहीं है। ठीक है, ये एक अलग दुनिया है। ऐसा समझ लो कि अब आप आ गए हो केमिकल्स की दुनिया में, केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स में। आप केमिकल भी क्या ही बोलूं, इसमें तो आप पूरा आइडियल गैस के बारे में ही पढ़ते हो। ठीक है, इसमें हम आइडियल गैस के बारे में पूरी डिटेल में अच्छे से समझते हैं। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा फील लेने वाली चीजें कम होती हैं, समझने वाली चीजें ज्यादा होती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा प्योरली मैथमेटिक्स, आपको मजा आएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन इसमें आप रियल लाइफ से इसको रिलेट मत करने लगना। ठीक है, जो पढ़ाऊं बस उतना ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अब मैं इसको फ्रेशली स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि आज का लेक्चर छोटा ही लेक्चर रखूंगा। आज लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहले तो आप ऐसा समझ सकते हैं क्या कि मैं ड्राइंग बना देता हूँ थोड़ी सी। मान लो ये एक हमारे पास कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर उधर इधर 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 इधर। तो इस प्रकार से रैंडमली गैस के पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। तो इन्हीं गैस के पार्टिकल के ऊपर है ये पूरा चैप्टर, केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स। और जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनका मोशन रैंडम है, मतलब रैंडम मतलब समझता है किसी भी डायरेक्शन में। मान लो ये वाला पार्टिकल बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा, तो ये वाला बोल रहा है मैं नीचे आऊंगा, ये वाला बोल रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, मतलब कहीं भी मूव कर रहे हैं। खैर, तो एजम्पशन के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है कि यार वही बात है कि गैस के पार्टिकल्स का मोशन होता है रैंडम। ठीक है, अच्छा, रैंडम मतलब किसी भी दिशा में कोई भी गैस का पार्टिकल मूव कर रहा है। ऑल दी कोलिजन आर इलास्टिक। इस चैप्टर में जितनी भी कोलिजन होंगी वो सारी कैसी होंगी मेरे भाई? इलास्टिक होंगी। कोलिजन इलास्टिक आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था? नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, सॉरी, सेंटर ऑफ मास में।
क्या कि अगर कोई पार्टिकल आप दीवार पे v वेलोसिटी के साथ फेंकोगे तो टकराने के बाद भी उसकी वेलोसिटी v ही होती है। तो उस हिसाब से सर मान लेते हैं कि ये गैस का पार्टिकल है। मैंने कहा हाँ। मान लो ये आगे की ओर जा रहा था v वेलोसिटी से, हाँ, तो जब ये इस दीवार से टकरा के पीछे की ओर आएगा तो भी इसकी वेलोसिटी v ही होगी। इसका मतलब जानते हो कि चेंज इन मोमेंटम इसमें 2mv हो जाएगा। क्या बोला? चेंज इन मोमेंटम इसमें 2mv हो जाएगा। जीरो मत बोलना, क्यों? तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं यार, सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखो क्या है इलास्टिक, मतलब समझते हो कि जिस वेलोसिटी के साथ आप पार्टिकल को फेंकोगे टकराने के बाद भी उसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी। जैसे आपने एक बॉल को फेंका और आपने बोला दीवार पे जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, तो आप जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंकोगे टकराने के बाद भी वो उसी वेलोसिटी से आएगी। अब यार इलास्टिक कोलिजन में हमें पता होना चाहिए चेंज इन मोमेंटम होता है 2mv। आप बोलोगे सर ये कैसे होता है? तो यार एक्चुअली यार ये डाउट वैलिड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है केटीजी और ये डाउट है सेंटर ऑफ मास का, जो मैं सेंटर ऑफ मास में क्लियर करता हूँ। इसमें 5 मिनट फालतू वेस्ट जाएंगे। अरे लग रहा है सर को आता नहीं है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यार ये डाउट यहाँ का नहीं है। आप अभी के लिए रट लो ना कि कोलिजन अगर इलास्टिक होता है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? 2mv। कैसे होता है? अरे चलो ठीक है यार, अब मैं तुम्हारी खुशी के लिए थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ। देखो कोलिजन अगर इलास्टिक है तो ई की वैल्यू 1 होती है। ओके, दिख नहीं रहा है क्या? कहाँ पे है वो? चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे कहीं समझा देता हूँ। देखो कोलिजन अगर बच्चों इलास्टिक होता है तो ई की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ई की वैल्यू होती है 1। अब समझना चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। चेंज इन मोमेंटम होता है, ये रफ है इसको नोट नहीं करना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू वी इनिशियल वेलोसिटी। अब तुम्हें इतना पता है कि कोलिजन इलास्टिक मतलब कि टकराने के बाद टकराने के पहले फाइनल और इनिशियल दोनों वेलोसिटी सेम है। बट फर्क इतना है कि ये जो m इंटू वी फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी है, ये इसकी दिशा क्या है सर? माइनस आई कैप। और इनिशियल वेलोसिटी का है आई कैप। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे m इंटू वी फाइनल, और ये माइनस आई कैप में है तो माइनस आई कैप। ठीक है, अरे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा है माइनस आई कैप। ठीक है, माइनस m इंटू वी इनिशियल, वी इनिशियल की दिशा क्या है? आई कैप। देख इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की एक्स एक्सिस पे है यानी कि आई कैप, और टकराने के बाद अपोजिट में आ रहा है यानी कि माइनस आई कैप। तो सर मास कॉमन ले लो और वी फाइनल वी इनिशियल सेम है तो ये हो गया माइनस वी, है ना। माइनस आई कैप को आप सिंपली लिख लो वी और माइनस लगा के माइनस, ये मास जो है मास तो कॉमन ले लिया। यहाँ पे वी इनिशियल नहीं लिखा लग रहा है मैंने, ये मास अपनी जगह, वी इनिशियल। अब सर वी इनिशियल की दिशा आई कैप है तो उसको वी लिख दो। ठीक है, अब देखो वी फाइनल वी इनिशियल दोनों सेम था तो मैंने दोनों को वी बोल दिया, लेकिन ये माइनस आई कैप था मतलब कि माइनस एक्स एक्सिस पे था तो ये माइनस आ गया, ये प्लस एक्स एक्सिस पे था तो यहाँ प्लस आ गया। अब बीच में इनके क्या था? माइनस, तो माइनस वी माइनस 2v, तो ओवरऑल ये हो गया m इंटू माइनस 2v यानी कि माइनस 2mv। तो ये आ जाता है चेंज इन मोमेंटम। अब सर माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस शो कर रहा है कि चेंज इन मोमेंटम की दिशा अपोजिट है, मतलब चेंज इन मोमेंटम जो है वो माइनस एक्स एक्सिस पे है। उससे हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है? माइनस तो दिशा को दिखा रहा है, तो आप दिशा को भूल जाओ। ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या है? 2mv। तो आपको इतना याद रखना है जब कोलिजन इलास्टिक होता है तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है 2mv, इसको आप इग्नोर मार सकते हो क्योंकि ये डाउट यहाँ का बिल्कुल भी नहीं है, ये डाउट है सेंटर ऑफ मास का। तो अभी के लिए इसको हम इग्नोर मारते हैं। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट बात क्या है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्टेड। इस चैप्टर में हम लोग ग्रेविटी जो है उसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें भी एक चीज है, ग्रेविटी का इफेक्ट हर चीज पे नेग्लेक्ट नहीं करना होता। ग्रेविटी का इफेक्ट पार्टिकल्स पे नेग्लेक्ट करना होता है। पार्टिकल्स मतलब जो ये गैस के डॉट आपको दिख रहे हैं ना, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट है। आप लिख लो चाहो तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्टेड किसके ऊपर, तो आप बोल दो पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज सो स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब एक चीज समझियो, ये जो वॉल्यूम का साइज है ना, हाँ बड़ा सा है ना, सॉरी क्या मैंने बोला, ये वॉल्यूम का साइज, ये तो कुछ मतलब ही नहीं था। मेरा मतलब है इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है ना वो बहुत बड़ा है, और जो एटम्स है ना वो बहुत छोटा है। इसका मतलब जो गैस का पार्टिकल है, एक पार्टिकल, वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इसके वॉल्यूम के। हाँ ये तो खैर नॉर्मल सी बात है। ठीक है, मेरा माइक चल रहा है, हाँ। नो इंटरेक्शन। अब अगली बात क्या है कि यहां पर क्या है, जो इंटरेक्शन है वो नहीं है। अब एक चीज समझियो, एनर्जी दो फॉर्म में पाई जाती है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला आपने सर? मैंने ये बोला कि एनर्जी दो फॉर्म में पाई जाती है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है वेलोसिटी वगैरह से, है ना। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, है ना। अच्छा,
काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं मास कांस्टेंट मान लूं दोनों पार्टिकल का, दो पार्टिकल है दोनों का मास कांस्टेंट है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन एक हिसाब से वेलोसिटी से है। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल बता रहा हूँ, मैकेनिक्स में कुछ और पढ़ा था हमने, उसको भूल जाओ। अभी आप इतना समझो, पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप पार्टिकल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो इसका मतलब होता है उनके बीच में अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, समझे? मतलब बेसिकली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, अच्छा, मतलब अगर दो गैस के पार्टिकल है, हाँ, वो एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने कहा हाँ। अच्छा, दो चार्जेस हैं, खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ। दो चार्जेस हैं या गैस के पार्टिकल हैं, एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ। और अगर घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इसको इससे तो कुछ भी नहीं है ना मेरे भाई। तो पार्टिकल्स में या चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके, तो हम लोग अब बात करते हैं, यहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन। अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों अवेलेबल है, ठीक है। किसी में अट्रैक्शन हो रहा है तो भी पोटेंशियल एनर्जी है, किसी में रिपल्शन हो रहा है तो भी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर अट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है, रिपल्सन भी नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है ना दोनों पार्टिकल्स के बीच में। तो हम ऐसा बोलते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाले चैप्टर में जो हम गैस के पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे, वो आपस में अट्रैक्ट भी नहीं होते, वो रिपेल भी नहीं होते, क्योंकि वो आइडल गैस होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? आइडल गैस। तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, यानी कि एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल के बराबर होती है। तो इनका पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म जीरो होता है। तो इनके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। हाँ सर, यहाँ पे लिख रखा है पोटेंशियल एनर्जी इनका क्या है? जीरो। रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जो रियल गैस होता है ना भाई, उसमें क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स या तो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं या तो रिपेल हो रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है इस चैप्टर में ना अट्रैक्शन पढ़ना है ना रिपल्सन पढ़ना है, तो हमने बोला कि जो गैस होंगे वो जो होंगे वो आइडल गैस की तरह बिहेव करेंगे। अब होता क्या है, जब आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बेसिकली वो अट्रैक्ट या रिपेल होने लगते हैं। लेकिन हमने बोला कि रियल गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के और प्रेशर बढ़ाने के बावजूद ये आइडल गैस की तरह बिहेव करेंगे। मतलब इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज है, आपको ये तो पता ही होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो तो खैर कॉमन फिनोमिना है। तभी तो आपने नोटिस किया होगा, जब आप चाय बनाने के लिए दूध गर्म करते हो, या मुझे दूध की चाय नहीं पसंद, मैं तो पानी वाली चाय कंसिडर करता हूँ, बिकॉज वो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो जैसे पानी आप गर्म कर रहे हो चाय बनाने के लिए, तो अगर आप हीट बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, गैस पे स्टोव पे रख के जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो पानी जो है वो उबलने लगता है, खौलने लगता है, पानी मूव करने लगता है। पानी को आप हिला नहीं रहे हो, वो अपने आप हिल रहा है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है सर, तो ओवरऑल ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। और अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर लूं, नोट कर लो जल्दी से, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर आगे बताता हूं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके टर्म्स को पढ़ते हैं और उन पे सवाल करते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बात समझना है, इस चैप्टर में जब भी हम टेम्परेचर के जिक्र करेंगे तो वो टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में होगा। इस चैप्टर में टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में होता है। टेम्परेचर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नहीं होता। अब यार इसमें ना, अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पे एक टर्म आती है एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज वेलोसिटी तो मुझे पता है, मैंने कहा क्या होता है सर? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मारेंगे रैप्टा बेटा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो होता है मैकेनिक्स के अंदर। अब आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो क्या? नहीं सर, अब हम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? मान लो कि सर ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर, है ना। तो हमें पता है रैंडम मतलब कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर भाग रहा है, कोई ऊपर भाग रहा है तो कोई नीचे भाग रहा है, कहीं भी मतलब रैंडमली मोशन कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? पहले वाले की वेलोसिटी प्लस दूसरे वाले की वेलोसिटी प्लस तीसरे वाले की वेलोसिटी प्लस सो ऑन इनफाइनाइट, जितने भी हैं उन सब की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। पहले की वेलोसिटी, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, ऐसी करते करते एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वेलोसिटी बटे एन। अब यहाँ पे होता क्या है, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ये आता है इस चैप्टर में जीरो के बराबर। सर ये जीरो कैसे होगा? फर्स्टली आई वांट टू चेक माय माइक इज ऑन। हाँ सर देखो लाइट भी जल रही है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। रैंडम मोशन कर रहे होते हैं तो मतलब कोई पार्टिकल है इस प्रकार से यहाँ 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 हर जगह, कोई पार्टिकल इधर भाग रहा है तो कोई ना कोई पार्टिकल होगा जो इधर भी भागेगा और दोनों की वेलोसिटी कट जाएगी। कोई इधर भाग रहा है तो कोई दूसरा इधर भागेगा, क्योंकि हर दिशा में पार्टिकल। रैंडम मोशन मतलब पार्टिकल्स हर दिशा में मूव कर रहे हैं।
तो हर दिशा में जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को काट पीट देते हैं। रियल लाइफ में एक्चुअल में इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हम फिजिक्स में जब बोलते हैं रैंडम मोशन तो हम ऐसे समझते हैं कि कोई पार्टिकल है जो इधर भागा तो कोई होगा जो इसके अपोजिट भागेगा, कोई पार्टिकल है जो नीचे आया तो कोई होगा जो इसके अपोजिट भागेगा, तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा कटा, तो एवरेज ओवरऑल हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे आ जाती है जीरो। मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई पार्टिकल गैस का है जो इधर भाग रहा है, मैंने कहा तो कोई है जो इधर भाग रहा है, लेकिन एक और पार्टिकल है जो इधर भाग रहा है, और फिर सारे पार्टिकल इधर, जितने पार्टिकल है उनमें से कोई इधर भाग ही नहीं रहा, तो तब तो एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरा ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अपोजिट में कोई ना कोई पार्टिकल भाग रहा होगा जो उसकी वेलोसिटी को काट दे रहा होगा। इन जनरल इन सब लफड़ों में मत पड़ो, ये सब आपसे पूछेगा भी नहीं, भूल जाओ। आप इतना याद रखो, रैंडम मोशन होता है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई नेक्स्ट, कोई साउथ, है ना, कोई नॉर्थ, कोई साउथ। तो ओवरऑल सारी वेलोसिटीज उल्टी दिशा में भाग रही हैं, तो आपस में काट के वेलोसिटी नेट जीरो कर देती हैं, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी इस चैप्टर में आता है जीरो। अगली टर्म आती है हमारे सामने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये हमारे सामने अगली टर्म है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम VRMS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रूट मीन स्क्वायर और ये V मतलब वेलोसिटी। सर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? आप इसको अगर थोड़ा समझो तो ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, शब्द पकड़ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट, अच्छा, रूट मीन मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और मीन किसका? स्क्वायर वेलोसिटी का। इसका मतलब कि ये v1, ये v2, ये v3, सो ऑन, बहुत सारी वेलोसिटीज हैं। अब ये वेलोसिटीज को मैंने सम में कर दिया क्योंकि मैं निकालना चाह रहा हूं मीन। तो मीन क्या होगा? जितनी भी टर्म्स को आपने ऐड किया उनको नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब समझना, उसने बोला है मीन ऑफ वेलोसिटी, नहीं 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 नहीं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन निकालना है। तो ये वेलोसिटी है, इनके स्क्वायर का मीन निकालना है, और उसका जो रूट होगा वो VRMS कहलाता है। मतलब VRMS क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब कि अंडर रूट, ठीक है। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन निकाल लो। तो ये वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन आपने निकाला, तो ये ओवरऑल हमारे पास आता है VRMS, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, VRMS इतना आ जाता है जिसकी वैल्यू, इस पूरी चीज की वैल्यू किसके बराबर आती है? तो ये आती है 3RT/m का अंडर रूट, ठीक है। ये किसके बराबर आता है? 3RT/m का अंडर रूट, ठीक है सर। ये किसके बराबर आ जाता है? 3RT/m का अंडर रूट, जो कि आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मुझे किसके दिख रहा है? मुझे सर ये टेम्परेचर के डायरेक्टली, ये T क्या है? टेम्परेचर है, और R क्या है? गैस कांस्टेंट है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये चीज है हमारे लिए, ये वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3RT/m का अंडर रूट। सर ये भी रटना पड़ेगा क्या? अबे ये रट क्यों रहे? फॉर्मूले में देखना टेम्परेचर आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब VRMS बढ़ेगा। तो ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, नोट करिए इस चीज को। अच्छा, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा समझ लो। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये होता है, ठीक है। रूट और वेलोसिटीज के स्क्वायर का मीन निकाल लिए, जो कि बराबर आता है रूट 3RT/m के। और हमें पता है VRMS टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है सर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। एम क्या है? गैस का मोलर मास, क्योंकि यहाँ गैस की बात हो रही है, तो एम मोलर मास होता है, और किसका? गैस का। अच्छा, तो इस चीज को नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक टर्म और आती है भाई, वेयर, मैं एक काम कर लेता हूँ, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। याद रखना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? 3RT/m का अंडर रूट, नोट कर लो, बिकॉज अभी इस पे सवाल भी करेंगे। अब इसमें एक और टर्म आती है क्या? एवरेज वेलोसिटी समझ ली, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी समझ ली, अब आता है एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम नहीं होगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा वैसे क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर आपने तो बताया कि हम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आती है एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या टर्म आती है यहाँ पे? एवरेज स्पीड। तो यार एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड अब वही है कि कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पहले की स्पीड मान लेते हैं v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3, सो ऑन करते 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 vn डिवाइडेड बाय n। अब हमें इतना पता है कि एवरेज वेलोसिटी तो जीरो आएगी, ठीक है, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं आएगी।
क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है क्या है, कोई वेलोसिटी इधर कोई वेलोसिटी इधर, दोनों आपस में कट गई। लेकिन स्पीड क्या होता है, स्पीड थोड़ी ना कटता है, बिकॉज वेलोसिटी की तो डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन होगी, कोई है ना, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने से कट जाती है। लेकिन स्पीड की तो डायरेक्शन नहीं होती ना, क्यों? क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इनकी तो बस यूनिट होती है, मैग्नीट्यूड होता है, तो सारे मैग्नीट्यूड ओवरऑल जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आता है, और ये आ जाता है हमारे पास 8 RT/m अपॉन में पाई का अंडर रूट। ठीक है, VRMS क्या था, 3 RT/m का अंडर रूट। ये क्या होता है, 8 RT/m का अंडर रूट। ठीक है, 8 RT/m का अंडर रूट। एक और आती है यहाँ पे VMP। VMP ये क्या होता है सर, ये होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, मैंने कहा समझियो, इस चीज को आप ऐसे समझो कि गैस में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हाँ सर, इधर उधर हर जगह हम रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो उसमें कोई एक वेलोसिटी जो होगी, जो सबकी होगी सबसे ज्यादा, तो वो होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी मैक्सिमम लोगों की है ना, मैक्सिमम लोगों के पास। जैसे इंडिया में मैक्सिमम लोग जो सिम यूज करते होंगे, आप बोलोगे वो मोस्ट प्रोबेबल सिम है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं। तो उसी कंटेनर में ज्यादातर लोगों की जो स्पीड होगी, है ना, तो वो जो स्पीड होगी जो सेम होगी ज्यादातर लोगों की, उसको बोल देते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो मैक्सिमम लोगों की स्पीड होगी। ठीक है, तो ये आ जाता है 2 RT/m का अंडर रूट। मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि फील लेने के चक्कर में मत पड़ना, आपको कुछ चीजें होती हैं जो याद करनी होती हैं। आप समझना, चार तरीके की स्पीड पड़ी सर। एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, और VRMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो होता है 3 RT/m का अंडर रूट। उसके बाद ये अपना एवरेज स्पीड 8 RT/m का अंडर रूट। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, 2 RT/m का अंडर रूट। अब समझना, जहां पर एक रिलेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझना कि जो VRMS होता है ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है, V एवरेज से और VMP। ठीक है, तो ये क्या है, ये बोलता है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो एवरेज, ठीक है, स्पीड, ये स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है। तो रूट मीन, देखो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो ही होती है, आपको ये बात पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी है जीरो होगी, है ना। वी एवरेज क्या है, एवरेज वेलोसिटी, मैंने ऐसे शो कर दिया कि वेलोसिटी पे वेक्टर क्वांटिटी और एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी होती है जीरो, इसको तो हटाओ। ये एवरेज स्पीड है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, फिर एवरेज स्पीड की, फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये चीज है, इस चीज को आप बढ़िया से समझ लो और बक्से बक्से में बंद कर दो। मैंने बेकार सा बक्सा बना, बट उस चीज को छोड़ो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले RMS वेलोसिटी होती है, फिर एवरेज, फिर MP, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू ये, फिर ये, फिर ये। आप इसको याद ऐसे कर सकते हो, इसके पहले लेटर में आ रहा है R, इसके पहले लेटर में आ रहा है A, इसके पहले लेटर में आ रहा है M, राम, है ना, जय श्री राम, JSR। तो राम जी जो हैं वो यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, सबसे पहले राम का, पहले रा, फिर आ, फिर अम। ठीक है, VRMS, एवरेज और MP, इस चीज को आप याद कर लो। अब हम इस पे करने वाले हैं सवाल, जल्दी से नोट करो इसको। तो अब आप एक काम करो, मेरे साथ सवाल नोट करो, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। पहले बेसिक से सवाल लेते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्या कि सर एक सवाल है, अब ऐसा सवाल मुझे नहीं लगता पेपर में आएगा, बिकॉज ये बहुत ईजी है, लेकिन कराना जरूरी है, कल को आ गया तो, है ना। अच्छा, इन अ ऑब्जर्वेशन, इन अ, इसमें ना ज्यादातर जो सवाल है इस चैप्टर में वो ग्राफ से रिलेटेड आते हैं, जो जिसमें मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। इन अ ऑब्जर्वेशन, इफ स्पीड, if speed of 10 particles are, particles are कितनी है, 5, 3, 6, 5, 2, 5, 0, 1, 8, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो आपसे बोलता है एवरेज स्पीड बताओ, वो आपसे बोल रहा है एवरेज स्पीड बताओ। अगर वो आपसे एवरेज वेलोसिटी बोलता है तब तो टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, बस इतना याद रखो। वो क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वेशन हमने की जिसमें गैस के 10 पार्टिकल्स मान लो हैं, एक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, एक की 3, 6, 5, 2, 5, 0, 1, 8, 2, तो ये है हर एक पार्टिकल की स्पीड। तो वो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो आप बोलोगे सर देखो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है, तो आपने बोला था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है
सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 8RT/πm का अंडर रूट। मैंने कहा हाँ, अरे यार यही तो सिखाया था, 2 मिनट यार, एवरेज स्पीड यही तो सिखाया था, 8RT/πm का अंडर रूट होता है। सर लेकिन इसमें आर नहीं दे रखा, आर तो चलो हम खुद से मान लेंगे, टेम्परेचर नहीं दे रखा सर, यार टेम्परेचर नहीं दे रखा। अब एक पूछूं, ये सवाल सिंपल है तो इसमें ये सब लगेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि सर एवरेज स्पीड हमें पता है ऐसे भी तो निकलता है कि सारी स्पीड को ऐड कर दो बटे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, ये भी तो सिखाया था, v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन करते करते प्लस करके v10 कर दो डिवाइडेड बाई 10 कर दो, आ गई एवरेज स्पीड। अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, है ना? एवरेज वैल्यू जब भी निकालनी होती है तो मीन निकाल लो सबका, मीन मतलब सबको ऐड करके एन नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड, जितने भी टर्म्स हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10। तो ये है आपका एवरेज स्पीड का, हाँ, एवरेज स्पीड का आंसर। इसको आप खुद सॉल्व करोगे, ये मैं सॉल्व नहीं करा दूं, ठीक है? क्योंकि यार मैं फर्जी चीजें करवाने नहीं आया हूं, ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। अब हम बात करते हैं आगे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाना होता है भाई एक क्लास में। अब आते हैं आगे, आगे क्या है? VRMS बताओ सर, इसकी RMS वेलोसिटी बताओ, है ना? VRMS, अरे यार यहाँ एवरेज क्यों लगा दिया? VRMS क्या था सर? सर VRMS हमें पता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी था। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकलेगा? ठीक है, इसको हटा देता हूँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सर रूट निकालेंगे, ठीक है, हाँ, रूट निकालेंगे और उसमें मीन स्क्वायर वेलोसिटी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन करते करते v10 स्क्वायर, ठीक है, ये वेलोसिटी के स्क्वायर को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय 10 से कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप क्या करोगे, पहले वाली वेलोसिटी 5 है उसका स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, दूसरी वाली वेलोसिटी 3 है तो उसका स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, एंड ऐसे करते। सॉरी थोड़ा माइक डिस्चार्ज हो गया था, तो ये दूसरा वाला है, मेरे पास दो दो है, तीन है एक्चुअली, तो इसको भी चार्जिंग पे लगाया था, ये चार्ज है। एक काम करता हूँ यहीं लगा देता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना हो कोई, और मैं अपना देख भी सकूं बीच बीच में, यहीं लगा देता हूँ, ठीक, यहीं से दिख जाएगा। खैर मैं आपको ये सवाल समझा रहा था और ये मैंने मिटा दिया था, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, पहले इसको मिटा देता हूँ और ये वाला सवाल मैं समझा रहा था। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि आपको VRMS वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बोला VRMS वैल्यू कैसे निकलेगी? तो VRMS वैल्यू निकलेगी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पहले वाली का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ऐसे करते करते 10 वेलोसिटीज का स्क्वायर, 10 वेलोसिटी है ना, अबे 10 पार्टिकल है ना, तो 10वें पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर, और इन सबके स्क्वायर का मीन निकाल लो और फिर आप इसमें वैल्यू पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई हैवी सवाल होता तो मैं दोबारा परफेक्टली डिस्कस करता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बट ये बहुत सिंपल था तो इसको इग्नोर मारते हैं। उतना मुझे लगता है कि आप समझ लोगे उतनी चीजें। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पार्टिकल है, अगला मतलब सॉरी अगला आर्टिकल है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओह माय गॉड, लिख रहा है ना सब कुछ, हाँ। अगला आर्टिकल नोट करिए, DOF। DOF मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक बार देखिए इस चीज को, तो इसको मैं पूरा लिख देता हूं। यहाँ पे ये होता है बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यार डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? नंबर ऑफ वेज जिसमें कोई मॉलिक्यूल जो होता है, गैस का मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली यार बता चुका हूँ, पार्टिकल मॉलिक्यूल एक ही बात है, गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई मॉलिक्यूल कितनी तरीके से एनर्जी को एग्जिबिट करता है, एनर्जी को शो करता है, निकालता है, तो वो होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसकी डेफिनेशन आप मेरे साथ लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल MOLECULE मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट EXHIBIT एनर्जी। मतलब सर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि एक मॉलिक्यूल कितने प्रकार से एनर्जी को दर्शाता है, कितने प्रकार से एनर्जी को शो करता है, तो उसको बोल देते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि क्योंकि हम इसमें गैस के बारे में बात कर रहे हैं और रियल गैस भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, ये चीज हमें पता है। तो तो हम्म, हम्म, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर गैस मोनोएटॉमिक हुई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, डायटॉमिक हुई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जो आपको पता होनी चाहिए। क्या सर? बेसिकली होता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना तो समझ में आ गया कि कोई गैस का मॉलिक्यूल कितने प्रकार से एनर्जी को निकालता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर वो कोई मोनोएटॉमिक गैस है
तो मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। अच्छा, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। सर मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था कि कितने तरीकों से कोई मॉलिक्यूल एनर्जी निकालता है। तो मोनोएटॉमिक गैस है वो 3 तरीके से एनर्जी निकालता है। मतलब कैसे? अब हमें इतना तो पता है कि इस चैप्टर में एनर्जी मैंने आपको बताया था 2 तरीके की होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना। तो इस चैप्टर में क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो एनर्जी निकालना मतलब काइनेटिक एनर्जी शो करना। इस चैप्टर में एनर्जी जो होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी शो, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। वैसे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती है, लेकिन इस चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है क्योंकि पार्टिकल इंटरेक्ट नहीं करते। तो हम बोलते हैं जो भी एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहां पर मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। इसका मतलब कि ये 3 तरीकों से एनर्जी को निकालता है। कैसे निकालता है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। क्या करता है पार्टिकल जो है मोनोएटॉमिक गैस है ना, जो मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम, सिंगल एटम की गैस, किसी और के साथ इसने बॉन्ड नहीं बनाया होगा। डायटोमिक मतलब 2 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और ये एक गैस का पार्टिकल है। लेकिन अभी मोनोएटॉमिक के बारे में बात करते हैं। तो मोनोएटॉमिक क्या करेगा? एनर्जी शो करेगा 3 तरीकों से, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, ठीक है। और ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है। कहां पे? एक्स में, वाई में और जेड में। यानी कि इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ एक्स में भी होगी, कुछ ना कुछ वाई में भी होगी और कुछ ना कुछ जेड में भी होगी। तो ये इस प्रकार से एनर्जी को निकालता है। तो इसको मैं ऐसे ना लिखने की जगह ऐसे लिख देता हूं, ये एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तीनों में नाचता है और अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी को शो करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोनोएटॉमिक के बाद डायटोमिक। यार ये मुझे थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको ढंग से शो करते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता है कि इस चैप्टर में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, बात पता है। तो मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। कैसे? सर ये एक्स में वाइब्रेट करता है, वाई में वाइब्रेट करता है, जेड में वाइब्रेट करता है ना। अगर ये एक्स में वाइब्रेट कर रहा है, वाई में कर रहा है, जेड में कर रहा है, तो ओवरऑल 3 तरीकों से ये एनर्जी को निकाल रहा है, एग्जिबिट कर रहा है, शो कर रहा है। तो हम बोलते हैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। अगर आप बात करोगे डायटोमिक की, डायटोमिक गैस जो होता है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम सर 5 हो जाता है, ठीक है। हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें याद रखना है। कैसे? सर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। एक तो एक्स में मूव करेगा, ठीक है, एक वाई में मूव करेगा, एक जेड में मूव करेगा। अब बाकी के 2 और आ जाते हैं। तो होता क्या है ना कि एक्स में वेलोसिटी, वाई में वेलोसिटी, जेड में वेलोसिटी, वो तो होता है, लेकिन साथ में इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, ठीक है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। ये एक्स में भी नाचता है और वाई में भी नाचता है। इसका मतलब कि डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। मतलब 5 तरीकों से एनर्जी शो करता है। देखो, एक्स में मूव कर रहा है, ठीक है, वाई में मूव कर रहा है, जेड में मूव कर रहा है, 3 हो गए। अब समझना, एक्स में नाचता है और मान लो ये वाई एक्सिस है तो वाई में नाचता है। तो ये 5 तरीकों से काइनेटिक एनर्जी शो करता है, या फिर बोला जाए 5 तरीकों से एनर्जी शो करता है, 5 तरीकों से एनर्जी एग्जिबिट करता है। इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब होता क्या है समझना, एक बार इस चीज को आप पहले नोट करो, ठीक। तो अब हम ट्राई एटॉमिक पे बढ़ने से पहले पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि अगर मान लो, ठीक है, मैं यहां नोट करा देता हूं, इफ हाई टेम्परेचर, अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपका बहुत ही ज्यादा हाई है। टेम्परेचर हाई होने का मतलब समझ लो, बहुत हाई टेम्परेचर है और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, कुछ गिवन नहीं है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। तो ये चीज आप पहले देखिए, क्या कि सर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर हाई टेम्परेचर सवाल में दे रखा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और कुछ गिवन ना है, कुछ गिवन ना है मतलब टेम्परेचर हाई है, डायटोमिक गैस है, ये डायटोमिक गैस के लिए मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दे रखी, लेकिन उसने ये मेंशन कर रखा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 नहीं होगी, 7 होगी। क्या? तो उस केस में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 थी, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा आ जाती हैं। कौन सी? इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं। कौन सी? वाइब्रेटरी। एक एक्स में आप वाइब्रेट कर रहे हो, वाई में वाइब्रेट कर रहे हो, जेड में, मतलब एक्स में मूव कर रहे हो, वाई में मूव कर रहे हो, जेड में मूव कर रहे हो, एक्स में हिल रहे हो, ठीक है, वाइब्रेट कर रहे हो, वाई में वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो 5 तो हमें पता ही है, खैर ये ओमेगा एक्स ओमेगा वाई पता है। 7 2 वाइब्रेटरी, है ना, 2 वाइब्रेशंस वाली एनर्जी भी ऐड हो जाती है। तो यहां पे हमें इतना पता होना चाहिए, अगर टेम्परेचर हाई है और आपको सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है, तो 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं वाइब्रेशन वाली। समझना, डायटोमिक में अगर टेम्परेचर हाई है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन सी जुड़ जाती हैं? पहली 3 आपकी, 2 आपकी, 2, 3 कौन सी? 3 ये वी एक्स वी वाई वी जेड, एक्स में मूव करना, वाई में मूव करना, जेड में भी मूव करना। 2 कौन सी आपकी? 2 सर ये ओमेगा एक्स ओमेगा वाई, और ये जो 2 आ जाती हैं ये वाइब्रेशन से बनती हैं, ये वाइब्रेशन से बनती हैं,
ठीक है, ज्यादा फील लेने के चक्कर में मत पड़ो, जो पढ़ा रहा हूँ बस उसको याद करो, उस चीज को नोट करो। क्या कि अगर डायटोमिक गैस है, टेम्परेचर हाई है, और टेम्परेचर हाई पे उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन नहीं कर रखा है, तो उस केस में आप 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और मानोगे। तो ओवरऑल आप बोलोगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 7 हो जाएंगी। तो ओवरऑल आप बोलोगे कि उसकी जो, आप इस चीज को यहां नोट कर लीजिए, ठीक है। उस केस में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 की जगह 7 बोलोगे। कब? अगर टेम्परेचर हाई है और उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन नहीं कर रखी। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है और उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन कर रखी है, तब कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, तब कोई टेंशन ही नहीं है। ये सवाल में ऊपर नीचे भी वैल्यू कर सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, लेकिन मैम ने बोला मोनो एटॉमिक की अगर उसने कुछ नहीं बोला तो 3 मान लेना, डायटोमिक की 5 मान लेना, ये तो मानना ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 मानना है, वो तो बता दिया। अगर उसने सवाल में स्पेशली 5 मेंशन कर रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो उसने रैंडमली सवाल में ये भी नहीं बोला मोनोएटॉमिक है डायटोमिक है, कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला गैस है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो 7 है, 9 है, 11 है, तो टेंशन की बात नहीं है, वो सवाल पे डिपेंड करता है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक में 5। अगर हाई टेम्परेचर है और कुछ गिवन नहीं है तो उस केस में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, तो ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है 7। इस चीज को नोट करिए। चलिए तो अब बात करते हैं आगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मिटा देते हैं। अब हमने मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा 2, सॉरी 3, डायटोमिक के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा 5, और अगर टेम्परेचर हाई है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखा 7। अब बात करते हैं हम बात किसके लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए, ठीक है। अच्छा, यह ट्राई एटॉमिक गैस भी 2 तरीके से पाई जाती है। क्या? जो हमारी ट्राई एटॉमिक गैस है, मैं यहां लिख देता हूं, जो हमारी ट्राई एटॉमिक गैस है ये 2 तरीके की होती है। कैसी? एक तो होती है लीनियर स्ट्रक्चर वाली, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है। एक होती है नॉन लीनियर वाली, नॉन लीनियर। यहाँ पे आपसे कोई एग्जांपल नहीं पूछा है कि लीनियर के एग्जांपल बताओ या नॉन लीनियर के लिए एग्जांपल बताओ, लेकिन हमें पता है ट्राइएटॉमिक गैस एक लीनियर भी होती है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स वाली भी होती है। अच्छा, आप कमेंट में बताओगे कोई 2 एग्जांपल लीनियर के और 2 एग्जांपल नॉन लीनियर के, देखता हूं कौन कौन एक्टिव है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का सवाल है। अब हम फिजिक्स पे वापस आते हैं। तो ट्राइएटॉमिक गैस 2 तरीके से पाई जाती है, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। तो जो लीनियर होती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, लीनियर की डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होती है कितनी, 5। और जो नॉन लीनियर है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है 6। लीनियर की कितनी होती है, 5, नॉन लीनियर की हो जाती है 6। तो जो लीनियर वाली डिग्री, लीनियर वाली ट्राइएटॉमिक गैस है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, जिसमें हमने बोला 3 तो हो जाती है Vx, Vy, Vz। 3 तो हो जाती है ट्रांसलेशन, है ना, कि x में मूव कर रहे हो, y में मूव कर रहे हो, z में मूव कर रहे हो, तो 3 तो हो जाती है ये वही पुरानी वाली ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, TRANS, क्या थी स्पेलिंग, क्या है मैं नोट कर लेता हूँ एक बार। ट्रांसलेशन, चलो गलत है सही है, आई डोंट नो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है या फिर ट्रांसलेशन एनर्जी होती है, और 2 एंगुलर, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई, ठीक है। 2 हो जाती है हमारे पास एंगुलर, 2 हो जाती है हमारे पास एंगुलर। अच्छा, अब अगर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या होता है, Vx, Vy, Vz तो होता है, यानी कि 3 ट्रांसलेशन तो होता है, लेकिन 3 एंगुलर हो जाता है, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। मतलब कि एंगुलर बोलो या रोटेशन बोलो, बात सेम ही है। इसको चलो रोटेशनल बोल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो होता क्या है कि ट्राइएटॉमिक गैस अगर लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, जिसमें हमारी 3 कैसी हो जाएंगी, ट्रांसलेशन, डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन, और 2 हो जाएंगी रोटेशन। मतलब एक पार्टिकल एक्स में मूव करेगा, एक्स में ट्रांसलेट करेगा, दूसरा वाई में ट्रांसलेट करेगा, तीसरा जेड में ट्रांसलेट करेगा, और एक पार्टिकल, ठीक है, मतलब कि सॉरी, एक पार्टिकल जो है अगर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 शो कर रहा है, यानी कि ट्राइएटॉमिक पार्टिकल है और लीनियर है, तो इसका मतलब वो एक पार्टिकल एक्स में भी नाच रहा है, वाई में भी नाच रहा है, जेड में भी नाच रहा है, और एक्स में भी मूव कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, और वाई में भी मूव कर रहा है। लेकिन अगर वो नॉन लीनियर है तो आपने बोला एक्स में, वाई में, जेड में, तो वो नाच ही रहा है ना। वो जो ट्राइएटॉमिक का पार्टिकल है ये, है ना, ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो पार्टिकल होगा ये एक्स में भी नाचेगा, वाई में भी नाचेगा, जेड में भी नाचेगा, एक्स में भी घूमेगा, वाई में भी घूमेगा, जेड में भी घूमेगा, मतलब रोटेट करेगा। तो इस चीज को आप नोट करिए। चलिए ठीक है, आपको ये सब नाचना कूदने पे ध्यान नहीं देना, आपको बस इतना याद रखना है कि लीनियर जो होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, नॉन लीनियर जो होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। लीनियर में 3 ट्रांसलेशन एनर्जी, 2 रोटेशन, नॉन लीनियर में 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन। क्लियर है, नोट करिए। चलिए तो यार अब हम लोग इस चैप्टर के एक अगले आर्टिकल पे आ रहे हैं जिसका नाम है मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी। एक बार आप नोट कर सकते हो मेरे साथ, मैक्सवेल
इक्वी पार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो मैं आपसे एक चीज पहले डिस्कस कर दूं, मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इसकी डेरिवेशन बहुत ही फर्जी डेरिवेशन है। जो भी आपको कराई इनकी डेरिवेशन आप परफेक्टली स्किप कर सकते हो। अगर आपके कोचिंग में इसकी डेरिवेशन कराई गई है स्किप कर दो, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो किसी पेपर में नहीं आती, किसी सवाल में यूज नहीं होती है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बिल्कुल फर्जी सी है। आपको क्या है, आपको इसका रिजल्ट पता होना चाहिए। क्या क्या बोलता क्या है सर, मैक्सवेल अंकल आए, मैक्सवेल अंकल ने अपना एक इक्वी पार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी दिया। और ये क्या होता है, मैं देख लूं मेरा माइक ऑन है, हाँ। ये जो लॉ है ये बोलता क्या है कि अगर आपके पास एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसके किसके, गैस के, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं गैस के। तो अगर आपके गैस के एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, तो उन एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, अगर मैं बोल दूं वो इंटरनल एनर्जी यू है, तो उस यू की वैल्यू आ जाती है एन एफ आर डेल्टा टी बटे 2, या फिर एन एफ आर टी बटे 2। क्या बोला आपने, ये बोला आपने कि मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी बोलता है कि अगर आपके पास एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, ठीक है, तो उन एन नंबर ऑफ मोल्स का अगर इंटरनल एनर्जी यू है, तो वो जो यू होती है वो आ जाती है नफरत बटे 2। वो आ जाती है हमारे पास नफरत बटे 2। अच्छा, अगली बात क्या है कि अगर यहाँ डेल्टा यू है तो यहाँ डेल्टा टी आ जाएगा। चलो उसको छोड़ो, अभी लिख सकते हो कि अगर यहाँ डेल्टा यू है तो ये आ जाएगा एन एफ आर डेल्टा। वैसे ये मैं आगे कराता हूँ, बट इसको मैं अभी नोट करा देता हूँ, ठीक है। आप एक ही नोट करो ना यार, अगर यहाँ डेल्टा है तो यहाँ भी डेल्टा आ जाएगा, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। क्या है कि सर एक मैक्सवेल ने क्या बोला, अगर एन नंबर ऑफ मोल्स हैं और उनकी इंटरनल एनर्जी यू है, ठीक है, ये यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, तो ये जो इंटरनल एनर्जी होती है ये आती है नफरत बटे 2 के बराबर। यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, गैस के। एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, आर क्या होता है, गैस का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या होता है, टेम्परेचर। दो क्या होता है, ये मत पूछना है, दो क्या होता है मैं भी नहीं जानता। अबे दो तुम नंबर है यार, है ना। हाँ, तो ये होता है बेसिकली हमारे पास सिंपल सा एक प्यारा सा खूबसूरत सा लॉ, जिसके ऊपर काफी सारे सवाल आ जाते हैं। कौन सी लॉ, कि अगर मैक्सवेल अंकल का लॉ इक्वी पार्टीशन वाला क्या बोलता है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, गैस के, तो उनका जो एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी, वो होता है नफरत बटे 2 के बराबर। हाँ, इसको हम ऐसे याद करते हैं, इसको याद करने का शॉर्ट तरीका, नफरत, किसी से हेट करना, नफरत बटे 2, नफरत एन एफ आर टी, नफरत बटे 2, ठीक है। तो ये आपके पास एक खूबसूरत सा लॉ है, इस चीज को आप एक काम करो, इसको नोट करो, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि एन नंबर ऑफ मोल्स की इंटरनल एनर्जी अगर यू है, ये है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये होता है नफरत बटे 2, क्या, एन एफ आर टी बटे 2। अब इतना समझना, इंटरनल एनर्जी आ गया एन एफ आर टी बटे 2। तो यहां से मुझे एक प्यारी सी बात समझ में आ रही है कि सर अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यू बढ़ेगा, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि डेल्टा यू जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर टेम्परेचर को घटाते हो, हाँ, तो यू घटेगा, तो जो डेल्टा यू होगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से यू बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से यू घटता है। तो इस चीज को भी आप साथ में नोट कर लो। अब हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर इसके ऊपर नहीं, अब हम अपना एक नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं जो कि है वर्क डन बाय गैस, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही स्मूथली हमारा निकलेगा, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, पहले आप इतना नोट करिए। तो अब हम लोग अपना अगला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं यार, जिसका नाम है वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसके ऊपर काफी सारे सवाल हम लोग करेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इस चीज को हम एक सवाल से ही समझते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली है क्या ना, आपको एक सिस्टम दे रखा होगा और उसमें बोल रखा होगा गैस का वर्क डन बताओ, तो वो आपको निकालना आना चाहिए। अब इसको करने के भी दो दो तरीके होते हैं, दोनों अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको आनी चाहिए। सबसे पहले फंडामेंटल तरीके से चलते हैं, तो इस चीज को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि सर मान लो कि ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है सर, ठीक है, ये आपके पास एक सिस्टम है, हाँ। यहाँ पर पिस्टन लगा देते हैं हम लोग, पिस्टन मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ। तो ये मैंने एक पिस्टन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। पिस्टन बेसिकली क्या करेगा ना, अंदर हमने गैस के पार्टिकल्स भर दिए हैं, और अभी समझा रहा हूँ, पहले गैस के पार्टिकल भर देता हूँ। मान लेते हैं ये वाली लेंथ सवाल में L1 दे रखी है, ठीक है। अब गैस के पार्टिकल्स अगर मैं यहाँ पे एक हीटर लगा दूं, तो तुम्हें पता है हीटर जब हीट देगा तो गैस के पार्टिकल्स को मिल जाएगी एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी। तो गैस के पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे, तो वो इसके ऊपर एक प्रेशर लगा के आगे की ओर धक्का देंगे।
तो ये पिस्टन धीरे धीरे आगे की ओर जाएगा। ये पिस्टन थोड़ा यहाँ से और लंबा कर देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर आगे तो जगह ही नहीं है, कहाँ जाएगा। तो ये आगे की ओर भी जाएगा। ठीक है, हुआ क्या समझना, आपने इस हीटर को कर दिया हीट। ज्यादा हीटर पे दिमाग मत लगाना, बस आप मेरी बात समझो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरी बात समझो कि सर होगा ये दिख रहा है ना, होगा ये कि हीटर हीट होगा, हीटर जब गर्म होगा तो हीटर इन गैस के पार्टिकल्स को देगा एनर्जी, एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब एनर्जी देगा तो ये पिस्टन जो है, ठीक है, मतलब बेसिकली जब ये हीटर इन गैस के पार्टिकल्स को एनर्जी देगा तो अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लोग ने बोल दिया प्रेशर ऑफ गैस, है ना। मतलब अंदर ही अंदर ना इन सबको बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी और एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा गैस का। अब प्रेशर है, इसका मतलब कि ये जो पिस्टन है इसके ऊपर ये गैस के पार्टिकल्स फोर्स भी लगाएंगे। क्यों सर? क्योंकि सर हमें इतना पता है प्रेशर जो होता है ना वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर आप बोल रहे हो प्रेशर क्रिएट हुआ है तो इसका मतलब फोर्स तो होगा ना सर। मैंने कहा हाँ, तो यहां पर गैस के पार्टिकल क्या करेंगे, इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, जिसको मैं एफ बोल देता हूँ। एफ मतलब जो गैस के पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं पिस्टन पे। अब तुम्हें पता है कि बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है सर, बाहर हवा है, तो हवा भी तो आगे की ओर एक फोर्स लगाएगी, है ना। अरे यार एक बात बता, क्या अगर मैं अपने हाथ को इधर कर रहा हूं, ठीक है, मान लो ये जो मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मेरे हाथ पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो मेरा हाथ इधर की ओर जा रहा है। तो यार इस फोर्स को अपोज कर रहा है ना हवा, हवा अपोजिट में एक फोर्स लगा रहा है। हालांकि हवा जो फोर्स लगा रहा है वो बहुत कम है, तभी मेरा हाथ ओवरऑल इधर ही जा रहा है, लेकिन हवा भी तो कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। तो बाहर, क्योंकि बाहर हवा है, बाहर इस सिस्टम के बाहर की जो दुनिया है, जो सराउंडिंग है, ठीक है, वो एक प्रेशर क्रिएट करेगी जिसको बोलेंगे पी नॉट। पी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं यहां शो कर देता हूं, पी नॉट क्या है, पी नॉट है, यहां पे भी हटाओ यार, ठीक है, ऐसे समझो कि यहाँ पे जो हमारा पी नॉट है, पी नॉट वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर भी अपना प्रेशर कंटेन कर रहा है, तो अब क्योंकि गैस के पार्टिकल अंदर से बाहर की ओर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो भी तो एक प्रेशर लगा रहा होगा। और प्रेशर अगर बाहर बाहर अगर प्रेशर है तो बाहर एटमॉस्फेरिक हवा जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका भी तो फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि क्योंकि बाहर पी नॉट प्रेजेंट है, पी नॉट मतलब बाहर एटमॉस्फेयर का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, वो प्रेजेंट है, तो फोर्स भी तो लगेगा एफ नॉट। हाँ सर, एफ नॉट क्या है? जो बाहर की हवा है वो जो फोर्स लगा रही है। इसको देसी भाषा में बोलूं तो हवा जो फोर्स लगा रही है, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर द्वारा द्वारा ढंग से लिख देता हूं, एटमॉस्फेरिक ने जो फोर्स लगाया। ठीक है, ऐसे समझ लो कि सर अब अंदर क्योंकि आपने हीटर से हीट कर दिया तो गैस के पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अगर ये वाइब्रेट करेंगे तो अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो गैस के पार्टिकल आगे की ओर फोर्स लगाएंगे। बाहर एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेयर है, तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो इसके अपोजिट में एक फोर्स और लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर द्वारा फोर्स, है ना। तो ये जो एफ नॉट है, ये एफ नॉट क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने जो फोर्स लगाया है। अच्छा, अब होगा क्या, क्योंकि आपको पता है अंदर प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो ये पिस्टन धीरे 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 आगे की ओर मूव करने लगेगा, स्लोली स्लोली। तो अब क्या होगा, जो स्लोली स्लोली, ठीक है, स्लोली स्लोली ये पिस्टन आगे की ओर मूव करने लगेगा। मान लेते हैं थोड़ी देर बाद ये सिनेरियो हुआ है। क्या सिनेरियो हुआ है कि ये पिस्टन पहले यहां था, हाँ, अब ये मूव करते करते मान लो सर यहां पे आ गया। ठीक है, ये dx लेंथ आगे की ओर बढ़ गया। अगर मैं बोल दूं ये पूरी लेंथ है L2, ठीक है, ये L1 थी इतनी लेंथ, ये पूरी L2 हो गई, तो L2 में से L1 माइनस करूंगा तो dx मिलेगा, L2 में से L1 माइनस करूंगा तो dx मिलेगा। स्लोली स्लोली मतलब, स्लोली स्लोली मतलब बिल्कुल धीरे 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 कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब ये है कि अभी भी अगर आप इसकी इक्वेशन लिखोगे सिर्फ इतने पार्ट की, है ना, इस पिस्टन की इक्वेशन लिखोगे तो आप बोलोगे सर देखो इस पिस्टन के ऊपर आगे की ओर फोर्स लग रहा है एफ गैस के द्वारा, और पीछे की ओर फोर्स लग रहा है एफ नॉट। एफ नॉट कौन सा फोर्स है?
जो सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने फोर्स लगाया है, तो हमें पता है क्योंकि ये स्लोली स्लोली आगे मूव कर रहा है, तो ऐसे समझो बिल्कुल धीरे 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 धीरे, तो इतना धीरे है ना मेरे भाई ये कि ये दोनों फोर्सेस ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे। तो आप बोलोगे जो एफ जी होगा वो एफ नॉट के बराबर हो जाएगा। और आपको ये बात पता है स्लोली स्लोली जा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम मतलब आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, तो एफ जी और एफ नॉट अप्रोक्सीमेट बराबर आ गए, तो इनको हमने बराबर कर दिया। तो इसका मतलब जो गैस ने फोर्स लगाया है और जो एटमॉस्फेरिक फोर्स है वो हमने यहां से बराबर कर दिया। अब हमें पता है गैस ने जो फोर्स लगाया होगा वो होगा प्रेशर ऑफ गैस इनटू में एरिया। गैस ने जो फोर्स लगाया होगा प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया। देख फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो गैस ने जो फोर्स लगाया, अरे यार यहां से निकाल लेना यार, यहां से क्या समझ में आ रहा है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। हाँ, तो यहां से गैस ने जो फोर्स लगाया वो होगा प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस का प्रेशर है इनटू एरिया, बराबर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसने जो फोर्स लगाया वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको मैंने पी नॉट बोला है इनटू में एरिया। सर एरिया और एरिया काट दो तो यहां समझ में आ गया जो गैस का प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये दोनों चीजें आ जाएंगी सर हमारी सेम। अब जैसे ये चीज पे आप पहुंचे तो आप क्या बोलोगे, अब हम जरा सॉल्व करते हैं इस चीज को। सर देखो आपने क्या बोला, आपने बोला वर्क डन बाय गैस निकालो। मैंने कहा हाँ, मेरा माइक चल रहा है क्या, हाँ। तो वर्क डन बाय गैस जो होता है सर, वर्क डन बाय गैस वो क्या होगा, इंटीग्रेशन पी डीवी, या फिर इसको यार मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूं, मुझे इतना शॉर्टकट अच्छा नहीं लगता है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सर ऐसे समझो, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय गैस क्या होगा, जो गैस का फोर्स होगा, है ना, फोर्स ऑफ गैस इंटीग्रेशन फोर्स ऑफ गैस इनटू में डीएक्स, है ना। अरे यार ये तो बता चुका हूं ना, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, ठीक है, इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि नेट वर्क डन निकाल रहे हैं, तो नेट वर्क डन होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। अगर अगर फोर्स कांस्टेंट है तो यहां पे फोर्स बाहर आ जाता था और हम बोलते थे तब वर्क डन होता था एफ डेल्टा एस, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो। लेकिन इन जनरल अगर मैं वर्क डन बोलूं गैस का, तो आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन फोर्स ऑफ गैस इनटू में फोर्स ऑफ गैस का जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स है वो। हाँ सर, ये चीज तो बता चुका हूं, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, तो यहाँ एफ डॉट डी एक्स बोल दिया। यहाँ ये जो एफ है ये कौन सा फोर्स है, अरे सर वर्क डन किसका निकाल रहे हो, गैस का, तो फोर्स भी किसका होगा, गैस का। जिस जिस फोर्स का वर्क डन निकालते हो बस उस पर फोकस करो, यहाँ पे गैस का वर्क डन निकालना है तो गैस का ही फोर्स होगा, ठीक है। अच्छा अब सर इतना समझना, क्या वर्क डन बाय गैस बराबर इंटीग्रेशन फोर्स ऑफ गैस क्या होगा सर, फोर्स ऑफ गैस हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस इनटू में एरिया इनटू में डी एक्स, यही होगा। मैंने कहा यार मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, एरिया इंटू डीएक्स ये तो वॉल्यूम होता है क्या, कैसे सर, कैसे सर, अबे घोंचू एरिया में लेंथ मल्टीप्लाई कर दे, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो ओवरऑल मीटर क्यूब आ जाएगा और ये यूनिट तो वॉल्यूम की है। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूं, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन बाय गैस इंटीग्रेशन प्रेशर ऑफ गैस इनटू में डीवी, ये आ गया वर्क डन बाय गैस। अब समझना, वैसे मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जो पीजी है वो है प्रेशर ऑफ गैस, और मैंने ये चीज समझी जो प्रेशर ऑफ गैस है वो पी नॉट के बराबर है, प्रेशर ऑफ गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो इसको आप सिंपल लिख सकते हो, ठीक है, कि वर्क डन बाय गैस जो होगा वो बराबर आएगा पी इंटू डीवी। पी नॉट डीवी बोलो या पी डीवी बोलो, चलो इसको पी नॉट को आप पी मान सकते हो, है ना, पी नॉट पी सेम ही बात है। तो वर्क डन बाय गैस जो है वो हमारा आ गया इंटीग्रेशन पी डीवी। अच्छा ये इन जनरल है, इससे मैंने एक चीज समझा, एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ। वर्क डन बाय गैस होगा गैस ने जो फोर्स किया इनटू उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है, मुझे नहीं पता मैंने डीएक्स मान लिया, वर्क डन बाय गैस इंटीग्रेशन फोर्स ऑफ गैस क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, तो प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, डीएक्स अपनी जगह। अब एरिया इनटू डीएक्स छोटा सा डीवी हो जाएगा, है ना। देखना यार ये स्लोली स्लोली थोड़ा सा ही डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि इतना धीमे डिस्प्लेस हो रहा है कि इसको बड़ा सा डिस्प्लेस होने में करोड़ों साल लग जाएंगे, अरे बहुत टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है जिसको हमने डीएक्स बोल दिया, तो एरिया इंटू डीएक्स डीवी हो गया और प्रेशर ऑफ गैस अपनी जगह। अब इतना समझना कि क्योंकि सर ये स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है, तो स्लोली स्लोली मतलब धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे, कांस्टेंट वेलोसिटी मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस केस में ये इतना स्लो आगे बढ़ रहा है कि इसको यहां से यहां जाने में 100 साल लग रहे हैं, तो हमें ओवरऑल ये रेस्ट पे ही दिख रहा है। तो रेस्ट पे दिख रहा है मतलब इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे मतलब ये वाला फोर्स बराबर है।
तो फोर्स ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया, और एटमॉस्फेरिक फोर्स क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया, तो पी गैस बराबर पी नॉट। तो हमने बोला जो गैस का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो हमने बोला यहां से इन जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो वर्क डन बाय गैस होता है वो होता है इंटीग्रेशन पी डीवी। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे क्या बात करते हैं, सर इस सवाल का बताओ, इस सवाल में क्या आंसर आप दोगे। तो मैंने कहा समझ, इसको मैं मिटा रहा हूं, इतने पार्ट को। इतना पार्ट क्या था कि जो एफ नॉट लग रहा है ना, ये एफ नॉट, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने जो फोर्स लगाया है ये वो है, तो इसको हटाते हैं, इतने पार्ट को, ठीक है। और ये प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये फॉर्मूला भी हमें पता ही है, ठीक है। और पी नॉट क्या है, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये जो यहाँ पे बेटा पी नॉट लग रहा है ना, एफ नॉट लग रहा है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा जो फोर्स लगा है ये वो है, तो ये चीज मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस सवाल की, ठीक है। अगर मैं इन दिस क्वेश्चन बात करूं कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, तो मैं ये बोलूंगा, सर समझो, वर्क डन बाय गैस, अभी आपने बोला वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पी इंटू डीवी। अब एक काम कर लो, इंटीग्रेशन प्रेशर अपनी जगह छोड़ दो, ये कौन सा प्रेशर है, ये गैस का प्रेशर है, या फिर इसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल लो, दोनों बातें सेम है बिकॉज दोनों बराबर है। सर वॉल्यूम को हम दोबारा लिख लेते हैं एरिया इंटू डीएक्स, है ना, हमें पता है वॉल्यूम एरिया इंटू डीएक्स था, इन दोनों को मिलाकर डीवी बोला था, तो अभी आप इसको एज इट इज छोड़ दो। शुरुआत में लेंथ कितनी थी L1, फिर ये dx डिस्प्लेस हुआ और अब लेंथ कितनी होगी L2, तो वर्क डन बाय गैस आप निकालो, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, है ना, इंटीग्रेशन लास्ट में dx मतलब x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो L1 से L2 तक कर दो इंटीग्रेट, L1 से L2, क्यों, क्योंकि पहले ये जो लेंथ थी ये L1 थी, बाद में ये जो लेंथ हो गई ये L2 हो गई, तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय गैस जो होगा ना सर, मैंने कहा हाँ, वो हो जाएगा P, बाहर है कांस्टेंट है ना, प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट होगा, इसको बाहर ले लो, एरिया को भी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dl, तो ये हो जाएगा हमारे पास L2 माइनस L1, है ना, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, अपर लिमिट लोअर लिमिट से आप पुट करोगे L1 और L2, तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ये है हमारा प्यारा सा आंसर इस सवाल में, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा समझ लेना। वर्क डन बाय गैस क्या होगा, फोर्स ऑफ गैस इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ गैस का इंटीग्रेशन, फोर्स ऑफ गैस क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, और यहाँ dx अपनी जगह a इंटू डी एक्स डीवी बोल दिया, तो हमें पता है वर्क डन बाय गैस आ गया इंटीग्रेशन पी डीवी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये छोटी सी मुझे बात बतानी है, और फिर इसके बाद हमने बोला इस सवाल का क्या सीन है, तो आपने बोला वर्क डन बाय गैस, अभी हमने याद किया इंटीग्रेशन पी डीवी होता है, मैंने कहा हाँ। अब वर्क डन बाय गैस, p अपनी जगह, dv को लिख लिया a इंटू में dx, तो इसको लिख लिया a इंटू dx। अब हमें पता है शुरू में ये वाली लेंथ L1 थी, फिर स्लोली स्लोली ये पिस्टन डिस्प्लेस हुआ, क्यों, क्योंकि अंदर गैस ने फोर्स लगाया और डिस्प्लेस होके L2 लेंथ तक डिस्प्लेस हुआ, तो शुरू में लेंथ क्या थी L1 पिस्टन की, है ना, फिर लेंथ क्या हो गई L2 हो गई, तो आपने जब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटीग्रेट करके पुट किया, तो फाइनल आंसर आपको ये मिल गया। नोट करिए इस चीज को, फिर हम करते हैं अगला सवाल, नोट कर लो। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, चिंता मत करो, अगर किसी को लास्ट में थोड़ा डाउट है पीछे करके दोबारा देखो, और अब मैं एक और सवाल करा रहा हूं, अब आपको अगर कोई थोड़ा सा भी डाउट होगा तो अब क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ठीक है, ये मैं खुद को ही एक्सप्लेन कर रहा था, मेरा कैमरा ही ऑन नहीं था, रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि हीटर सप्लाई हीट टू दिस सिस्टम सच दैट गैस एक्सपेंड एंड पिस्टन मूव बाय एल नॉट स्लोली स्लोली, तो वर्क डन बाय गैस बताओ। सवाल बहुत सिंपल है, वो ये बोल रहा है कि सर देखो इस बार ये हमारे पास सिस्टम है, हाँ, तो यहाँ पे आपने वो लगा रखा है हीटर, हीटर अंदर की गैस को क्या देगा, अंदर की गैस को एनर्जी देगा, तो फोर्स लगेगा गैस के द्वारा, बाहर आपने स्प्रिंग लगा रखा है, तो अब उसने बोला कि जब गैस ने फोर्स लगाया तो ये जो पिस्टन है ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली एल नॉट लेंथ डिस्प्लेस हो गया, तो ये पिस्टन पहले यहां था, ठीक है, पहले यहां था, फिर ये एल नॉट लेंथ डिस्प्लेस हो गया, मतलब ये इतना डिस्प्लेस हो गया एल नॉट, और हमें पता है कि स्प्रिंग भी पहले नेचुरल लेंथ पे थी, तो अब सर स्प्रिंग कुछ ना कुछ दब गई होगी, कितनी दब गई होगी, एल नॉट लेंथ दब गई होगी, ठीक है। तो वो बोल रहा है वर्क डन बाय गैस बताओ। सर स्लोली स्लोली मतलब कि वो बिल्कुल धीरे धीरे पिस्टन आगे की ओर मूव कर रहा है, इतना धीरे कि जब आप उसको देख रहे हो आपको ऑलमोस्ट वो रेस्ट पे दिख रहा है, इसका मतलब कि आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स आपको बराबर दिखेगा,
तो सिंपल चलते हैं यार। हमें पता है वर्क डन बाय गैस जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, फोर्स ऑफ गैस इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट dx मान लेते हैं, है ना, dx ही माना जाता है फॉर वर्क डन बाय गैस इंटीग्रेशन f डॉट dx, ठीक है। अब हमें इतना समझ में आ गया वर्क डन बाय गैस क्या होगा, इंटीग्रेशन फोर्स जो गैस लगाएगी, गैस कितना फोर्स लगाती है, प्रेशर ऑफ गैस इनटू में एरिया, है ना, और इनटू में dx अपनी जगह। अब जरा इतने पार्ट की अगर मैं पिस्टन की एफबीडी बनाऊं तो मुझे इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि सर स्लोली स्लोली की बात हो रही है तो पिस्टन पे आगे और पीछे वाले फोर्स सब बराबर होंगे। इधर से फोर्स लगेगा, देखो पिस्टन पे इस साइड से गैस फोर्स लगाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ गैस। और पीछे से कौन फोर्स लगाएगा सर, एफ नॉट तो लगेगा ही लगेगा, एफ नॉट तो लगेगा ही लगेगा। एफ नॉट कौन सा फोर्स है, जो बाहर की हवा फोर्स लगा रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग भी प्रेजेंट है तो स्प्रिंग भी तो आगे की ओर एक फोर्स लगाएगी, आगे की ओर एफ स्प्रिंग भी तो लगेगा। हाँ तो सर हमें समझ में आ गया एफ जो गैस है वो बराबर है एफ नॉट प्लस का एफ स्प्रिंग के। बहुत शानदार, ये तो बहुत मजेदार बात है भाई। अब मुझे इतना समझ में आ गया एफ गैस बराबर एफ नॉट प्लस एफ स्प्रिंग हो गया। हाँ तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जो गैस ने फोर्स लगाया वो होगा प्रेशर ऑफ गैस इनटू में एरिया बराबर में एफ नॉट, ठीक है। एफ नॉट को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, पी नॉट इंटू में एरिया, पी नॉट नीचे लिख दो, प्लस में एफ स्प्रिंग। एफ स्प्रिंग को आप के एक्स लिख सकते हो माइनस के एक्स, या एफ स्प्रिंग ही छोड़ दो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ठीक है। अच्छा, अच्छा स्प्रिंग फोर्स कितना होता है भाई, के इंटू एक्स, ये तो आपको खैर पता ही होगा। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि मैं प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया को ये लिख सकता हूं, इसको आप पूरा लिख लो, फोर्स को आप लिख लो पी नॉट इंटू ए प्लस स्प्रिंग फोर्स क्या होता है के एक्स। अगर आप स्प्रिंग को एक्स खींचते हो या एक्स दबाते हो तो जो वो फोर्स एक्सर्ट करती है वो के एक्स होता है, माइनस के एक्स नहीं होता, वो तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ के एक्स होता है, के एक्स होता है, तो एफ स्प्रिंग कितना होता है के एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया की वैल्यू। तो सर प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने कहा लिख दो, वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा, इस पूरे की जगह ये चीज टेप दो, पी नॉट इंटू एरिया प्लस का के इंटू एक्स, और बाहर क्या है डी एक्स है। अब समझना, इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, तो सर शुरू में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, गौर से समझना, फिर आपने स्प्रिंग को एल नॉट डिस्प्लेस कर दिया, तो आप जीरो से एल नॉट तक इसको इंटीग्रेट कर दो। शुरू में नेचुरल लेंथ पे था तो लेंथ हो गई जीरो, बाद में हो गया एल नॉट, ठीक है। अच्छा सर इस बार एल वन एल टू से नहीं किया, मैंने कहा नहीं किया क्योंकि इस बार स्प्रिंग दे रखा है, पिछली बार स्प्रिंग नहीं दिया था, इस बार स्प्रिंग दे रखा है। बोला है कि स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ पे था और बाद में स्प्रिंग एल नॉट दब गया, तो हम इसको जीरो से एल नॉट करेंगे। समझ में आ गया मेरी बात। अच्छा, पिछले वाले सवाल में स्प्रिंग नहीं था, इस बार स्प्रिंग है, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो और सिंपल है। अब इसको तो यार सिंपल इंटीग्रेट ही करना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो पी नॉट ए डी एक्स का इंटीग्रेशन जीरो से एल नॉट प्लस के एक्स का इंटीग्रेशन, के एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जीरो से एल नॉट, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो और आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए और डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और जब लिमिट पुट करोगे तो ये एल नॉट आ जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी कि एल नॉट स्क्वायर बाई टू। तो ये है आपका फाइनल आंसर, मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज क्लियर। ये के एल नॉट स्क्वायर बाई टू, तो ये आ गया आपका वर्क डन बाय गैस। उम्मीद है आपको ये चीज दिख रही होगी और समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। एक बार इसको नोट करिए। अब हम करते हैं अपना दूसरा तरीका इन सवालों को करने का। एक बार आप इतना तो पहले नोट कर लो यार। तो अब एक काम करते हैं, ये जो सवाल मैंने आपको कराए थे फंडामेंटली, अब हम ना इनको एक काम करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी करते हैं, बिकॉज मैंने बोला इनको करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से आप कर लो, क्यों सर, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं, और वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम से निकल जाता है, तो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं जल्दी जल्दी से, फिर बात करते हैं। तो ये आपके सामने वही लिखा है, इसको पहले मैं मिटा देता हूं, शुरू से समझेंगे क्या। वही फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है क्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है जिसको हमने पहले तरीके से किया था। अब हम लोग इसे करने जा रहे हैं मेथड नंबर 2 से, जस्ट वेट। फर्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना मेथड नंबर 2 से। हाँ आई गेस इतनी ब्राइटनेस परफेक्ट है।
मेथड नंबर 2 क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वही सेम सवाल है कि सर गैस के प्रेशर क्रिएट हुआ जिससे फोर्स बाहर की ओर लगाया, स्लोली स्लोली ये आगे की ओर मूव किया, dx लेंथ, शुरू में ये लेंथ L1 थी, बाद में ये पूरी लेंथ L2 हो गई, तो dx क्या होगा, L2 माइनस L1। ठीक है सर, तो यहाँ पे वही है कि वर्क डन बाय गैस बताओ। तो मैंने बोला इसको करने का जो दूसरा तरीका है गैस का वर्क डन निकालने का, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आप बोलोगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सर यहाँ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जिनका वर्क डन आएगा? मैंने कहा यार एक तो मुझे दिख रहा है गैस का फोर्स, गैस वर्क डन करेगी, तो यहाँ पे लिख दो वर्क डन बाय गैस, यही आपको निकालना भी है। प्लस सर मुझे दिख रहा है बाहर की ओर हवा भी तो है, वो हवा जो होगी उसका भी तो सर वर्क डन आएगा ना। हाँ सर, तो वर्क डन बाय हवा, जिसको आप सिंपली लिख सकते हो वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। नहीं सर, पूरा शो करो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसको लिख दो जीरो। क्यों? क्योंकि सर पार्टिकल स्लोली स्लोली आगे मूव कर रहा है, अगर स्लोली स्लोली आगे की ओर मूव कर रहा है तो स्लोली स्लोली का मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना। अच्छा सर, तो वर्क डन बाय गैस हमें निकालना है, वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा, इस चीज को उधर भेज दो तो माइनस ऑफ, अच्छा अभी नहीं, अभी थोड़ा सा अच्छे से चलते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं इधर कोई भी गलती ना हो हमसे। क्या सर, देखो वर्क डन बाय गैस हमें निकालना है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, मैंने कहा भूल जाओ, फिर इसको निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ा। प्लस सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्क डन कितना होगा, बाहर जो हवा ने जो वर्क डन किया है वो बताओ कितना होगा। तो मैंने कहा हवा ने फोर्स जो लगाया है, जिसको मैं एफ नॉट बोल देता हूं, इनटू हवा ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है। तो एक बात बता, क्या तुझे इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि हवा जो है इस पिस्टन पे फोर्स आगे की ओर लगा रही है, लेकिन ये पिस्टन जा पीछे की ओर रहा है। मतलब क्या है सर, गौर से समझना, ऐसे समझो कि सर ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पिस्टन है, हवा जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, लेकिन क्योंकि अंदर गैस का फोर्स ज्यादा तगड़ा लग रहा है तो ओवरऑल ये पीछे की ओर जा रहा है। तो हवा फोर्स इधर लगा रही है, फोर्स इधर लगा रही है हवा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो आप यहीं पे माइनस लगा दो, माइनस फोर्स इंटू जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो देखो ये फोर्स आगे की ओर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर हो रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट dx के बराबर है। तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आ गया, माइनस एफ नॉट इंटू डी एक्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो वर्क डन बाय गैस बराबर में एफ नॉट इंटू डी एक्स। आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो फोर्स जो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है उसकी वैल्यू पुट कर दो पी नॉट इंटू एरिया, और dx को पुट कर दो L2 माइनस L1। dx किसके बराबर है, L2, L2 में से अगर L1, ये लेंथ L1 थी, ये बड़ी लेंथ L2, L2 में से L1 माइनस करोगे तो dx आ जाएगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से ज्यादा मजा आया होगा। पर्सनली मैं बोलूं तो मुझे दोनों ही पसंद है, मुझे दोनों ही तरीके काफी इजी लगते हैं, आपको जो आसान लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और मैं तो कह रहा हूँ आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में आपको चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि रट के तो एग्जाम क्लियर नहीं होता है ना। तो आपको दोनों मेथड सीखने हैं। अच्छा, ये तो था क्वेश्चन 1। अच्छा, क्वेश्चन जो 2 हमने किया था उसको भी समझ लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। उसमें फर्क क्या था सर? मैंने कहा यार कुछ भी फर्क नहीं था, थोड़ा सा ही चेंज है। ठीक है, रुको पहले मैं सेकंड क्वेश्चन नोट कर। तो ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे आपने हीटर लगा रखा है, तो अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर ऑफ गैस प्रोड्यूस होगा जिससे अंदर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी गैस। बाहर सर हमें पता है एक तो इधर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इस प्रकार से स्प्रिंग अपना कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एफ नॉट फोर्स भी लगाएगी। तो सर अब मुझे समझ में आ रहा है यहाँ तीन तीन फोर्स लग रहे हैं, गैस का फोर्स तो गैस का वर्क डन आएगा, एटमॉस्फेरिक फोर्स तो उसका भी वर्क डन आएगा, और स्प्रिंग का भी कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा। ठीक है, और आपको इतना तो पता है स्प्रिंग फोर्स जो होता है एफ स्प्रिंग वो होता है के इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय गैस निकालने की, तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्स। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं सर? वर्क डन बाय ये अपना गैस, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक फोर्स बराबर में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारी कितनी है मेरे भाई, जीरो है। वर्क डन बाय गैस आपको निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ दो। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, डिस्प्लेस आगे हुआ है,
हाँ, और स्प्रिंग ने फोर्स पीछे लगाया तो माइनस ही होता है, और ये बात हमें पता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव होता है, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। तो आपको पता होगा फाइनली स्प्रिंग एल दब गई है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह एल आएगा, एल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्प्रिंग कहां पे थी, नेचुरल लेंथ पे थी, मैं यहाँ शो कर देता हूँ, इनिशियल स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, बराबर प्लस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये समझ में आया आपको, वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। फाइनली स्प्रिंग कितना दबी है, तो फाइनली स्प्रिंग एल लेंथ दब गई है ना, पहले नेचुरल लेंथ पे थी फिर एल दबा दिया तो ये एल स्क्वायर आ गया, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी तो ये आ गया, ठीक है। प्लस का वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, तो सर वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक फोर्स का वर्क डन जो होगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक फोर्स का वर्क डन जो होगा, है ना, वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स को आप लिख सकते हो पी नॉट इनटू एरिया, है ना। फोर्स क्या है, अरे भैया हवा ने जो फोर्स लगाया, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा सर प्रेशर इनटू एरिया, इनटू में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हवा ने फोर्स आगे लगाया एफ नॉट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल पीछे हुआ है एल, तो यहाँ पे आप एल पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो वर्क डन बाय गैस आपका आ गया कितना, ये आ गया हमारा हाफ के एल स्क्वायर माइनस पी नॉट ए इंटू एल, पी नॉट ए इंटू एल, ठीक है। अगर इस लेंथ को आप एल बोल दो, एल बोल दो, एल नॉट बोल दो, जो भी बोल दो। तो ये है हमारा करने का इसको दूसरा तरीका। उम्मीद है आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे, दोनों तरीके पसंद आए होंगे। दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई तरीका ज्यादा बेस्ट है कोई तरीका बेकार है। अब करते हैं अपना अगला सवाल, ठीक है। अब जितने भी इस टाइप के सवाल आएंगे ना, मैं तो यार हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम से ही खुश रहता हूँ, क्योंकि कई बार होता है फंडामेंटल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ऑल तो मुझे दोनों पसंद है, मैं दोनों से ही कर लेता हूँ, आप भी दोनों से ही कर लोगे बिकॉज मैंने अच्छे से समझाया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी हो जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो, ठीक है। अब जैसे यही सवाल थे, बहुत जल्दी हो जाता, वो तो समझाने में मैंने टाइम लिया। अब जैसे एक और सवाल करते हैं, तब आपको चीजें और क्लियर होंगी। इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। तो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रखा है कि सर इस प्रकार से आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर है, ठीक है सर, दिख रहा है ना, थोड़ा कंटेनर छोटा बनाना चाहिए यार, तभी तो दिखेगा चीजें। हाँ सर देखो, इस प्रकार से आपके पास ना एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर आपने स्प्रिंग लगा रखा है, ये पिस्टन है और ये स्प्रिंग है, ठीक है। अच्छा, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग, इसके अंदर क्या है, गैस है, और यहां से आपने हीटर लगा रखा है, ठीक है। और उसने बोल रखा है पिस्टन का जो मास है वो m है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, स्लोली स्लोली जैसे ही इसको हीट दिया, तो हमें पता है ऊपर फोर्स लगाएगी गैस, तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा, तो स्लोली स्लोली, इतना बड़ा ही बनाना है भाई, तो ये हमारा पिस्टन था पहले यहाँ पे, ठीक है, हाँ, ये स्प्रिंग है। अब क्या हो गया मेरे भाई, पिस्टन थोड़ा सा उठ गया, ठीक है, थोड़ा सा उठ गया, कितनी हाइट ऊपर उठ गया, तो आप बोलोगे पिस्टन सर एच हाइट ऊपर उठ गया, पिस्टन जो है ना सर वो एच हाइट ऊपर उठ गया, ठीक है। और ये हमारे पास स्प्रिंग दब गई, कितनी दब गई, पहले स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, है ना, और फिर पिस्टन एच हाइट ऊपर उठ गया तो स्प्रिंग एच दब गई, ठीक है। और उसने ये बोल रखा है कि इस पिस्टन का मास m है, और उसने और कुछ भी नहीं दे रखा, उसने बस इतना ही सवाल दे रखा है, सिंपली बोला है वर्क डन बाय गैस निकालो। तो मैं चाहता हूं वीडियो स्टॉप करो और इस सवाल को सॉल्व करो, वर्क एनर्जी थ्योरम से चुटकियों में आ जाएगा, ट्राई करो, चलो करो 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 करो। माइक इज ऑन, दिख रहा है ना सवाल, देख लीजिए एक बार, करिए इसे। अब देखिए सर, सिंपल सा उसने ये बोला है हमारे पास एक पिस्टन है, आपने हीटर गर्म किया, हीटर गर्म किया तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा गैस का, क्यों, क्योंकि सर गैस अंदर एक प्रेशर क्रिएट करेगी, प्रेशर है तो ऊपर की ओर फोर्स भी लगेगा, है ना। तो ये जो है स्लोली स्लोली ऊपर की ओर गया गया गया, और धीरे धीरे जाते जाते एच हाइट ऊपर गया, तो स्प्रिंग एच दब गई। तो हमें पता है इधर से सर गैस भी फोर्स लगा रही है ऊपर की ओर, और स्प्रिंग का भी फोर्स लग रहा है, और हवा का भी फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप बोलोगे सर देखो वर्क डन बाय गैस आएगा
प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय बाहर जो हवा लगा रही है फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आएगा। अच्छा, और एक चीज आप शायद भूल रहे हो, यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी भी तो आएगा। सर ये आप गलत कह रहे हो। क्यों? आपने अभी सिखाया था इस चैप्टर में ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है, लेकिन किसके ऊपर? गैस के पार्टिकल्स के ऊपर। आप वर्क एनर्जी थ्योरम किसके ऊपर लगा रहे हो? आप वर्क एनर्जी थ्योरम पिस्टन के ऊपर लगा रहे हो। कैसे पता? तभी तो पिस्टन का सवाल में मास दे रखा था। पिस्टन का मास देने का मतलब क्या था? कि पिस्टन के ऊपर ही तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। अब एक जो चीज हिल रही होती है उसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा ना। यहाँ पिस्टन मूव कर रहा है तो पिस्टन के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट करना होता है पार्टिकल के ऊपर, जहां हम पिस्टन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि गैस ने कितना वर्क डन किया है इस पिस्टन के ऊपर, ये बताओ आप मुझे। तो यहाँ हम पिस्टन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी आएगा। ग्रेविटी किस पे नेग्लेक्ट करना है? पार्टिकल्स के ऊपर। लेकिन यहाँ हम पिस्टन के ऊपर वर्क डन लगा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, तो लग जाएगा बड़ा बढ़िया बिंदास। तो आप बोलोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? तो सर देखो, नीचे लगेगा mg और h हाइट ऊपर की ओर डिस्प्लेस हुआ है, तो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो आगे एक माइनस आ गया। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो हमें पता है -12 के, फाइनली वो कितना स्प्रिंग दब गया, तो h दब गया, इनिशियली नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है, तो ये हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्क डन क्या होता है? तो आप बोलोगे फोर्स इनटू एरिया। आप समझना, जो हवा है, ठीक है, वो नीचे की ओर फोर्स लगा रही है F0, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है। अच्छा, F0 कितना होता है? P0 इंटू एरिया, फोर्स हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर h, तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा इसका भी। प्लस वर्क डन बाय गैस हमें निकालना है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि पूरा सिस्टम स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं इस सवाल को यहीं छोड़ देता हूँ। सिंपली कब बोलोगे आप, वर्क डन बाय गैस आ जाएगा सर। mgh उधर ले जाओ, mgh प्लस में kh स्क्वायर अपॉन में 2, ये माइनस का प्लस हो गया, ये भी माइनस का प्लस हो गया, और इसको उधर भेजोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस का P0 a इंटू में h। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका वर्क डन बाय गैस आ गया, ठीक है, ये आपका वर्क डन बाय गैस आ गया। बहुत प्यारा क्यूट सा सवाल। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया। नोट कर लीजिए। अब हम लोग अपना अगला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं।